हादी के समर्थक कहें या यूनिस के पाले हुए कट्टरपंथी या फिर मुल्ला मुनीर के ब्रेन वॉश के हुए चमचे, इन सभी के लिए कोई भी शब्द आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक सच ये भी है कि दिल्ली का नाम लेकर उछलने वाले इन कट्टरपंथियों के लिए मोदी नहीं बल्कि सिर्फ योगी बाबा ही काफी है। रिपोर्ट देखिए। कट्टरपंथ के अंधेरे में डूबा बांग्लादेश हिंसा की आग में जल रहा है। बांग्लादेश की मिट्टी में पाकिस्तान की जिहादी बारूद की मिलावट ने इस मुल्क को जहन्नुम बना दिया। बांग्लादेश की सकरी गलियों से निकलकर कट्टरपंथ की आग राजधानी ढाका तक पहुंच चुकी है। हाथों में डंडे लिए भारत के खिलाफ नारेबाजी करते उस्मान हादी की मौत का बदला लेने उतरे ये कट्टरपंथी अपने ही देश को जिहाद की ज्वाला में जला रहे हैं। दिल्ली की नजर भी इन हिंसक कट्टरपंथियों पर बनी हुई है। एक धुंधली लकीर है और अगर वो लकीर पार होती है तो इन कट्टरपंथियों को ढाका की ही गलियों में 1971 पार्ट 2 दिखा दिया जाएगा। भारत विरोध के नाम पर हादी की मौत का मातम मनाते ये कट्टरपंथी रातों को झुंड में निकलते हैं। इनकी आंखों में हादी के लिए आंसू नहीं बल्कि दिमाग में जिहाद का जहर भरा हुआ है। इनके निशाने पर शेख हसीना है क्योंकि शेख हसीना भारत की शरण में है। ऐसे में ये कट्टरपंथी शेख हसीना के पिता मुजीबुर रहमान का घर जलाकर ही अपनी जिहादी प्यास को मिटाने में लगे हैं। अब एक तरफ रावलपिंडी से आए निर्देश पर ढाका में आग सुलग रही है तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान 25 दिसंबर को आम चुनावों से पहले बांग्लादेश लौटने की योजना बना रहे हैं। बांग्लादेश अखबार प्रथम आलो के मुताबिक तारिक रहमान ने लंदन स्थित बांग्लादेश उच्चायोग में ट्रैवल पास के लिए आवेदन किया है। तारिक रहमान लंबे समय से लंदन में निर्वासन में रह रहे हैं। उन्हें साल 2007 में गिरफ्तार किया गया था और 2008 में जेल से रिहा होने के बाद वो इलाज के लिए अपने परिवार के साथ यूनाइटेड किंगडम चले गए थे। तब से वो वहीं रह रहे हैं। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी तारिक रहमान की वापसी को लेकर विशेष तैयारियां कर रही है क्योंकि आगामी आम चुनाव के प्रचार में उनकी अहम भूमिका मानी जा रही है। उनकी मां और बीएनपी अध्यक्ष खालिदा जिया इस समय ढाका के एक अस्पताल में इलाज करा रही हैं। बांग्लादेश में 12 फरवरी को चुनाव होने हैं। इस चुनाव में जीत को लेकर एक तरफ खालिदा जिया के बेटे ढाका की फ्लाइट पकड़ रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ भारत विरोध की माचिस लगाकर मुल्ला मुनीर रावलपिंडी से ढाका में आग की लपटें उठा रहा है। उसकी कोशिश है कि ढाका से उठने वाली लपटों की ताप दिल्ली तक जा पहुंचे। लेकिन मुनीर जो बात नहीं जानता वो ये है कि भारत नदियों की पूजा करने वाला वो देश है जो जल सा शांत भी है तो वहीं दुश्मन की ज्वाला का रुख मोड़ना भी जानता है। ऐसे में तय है कि ढाका में लगी आग बहुत जल्द रावलपिंडी को राख कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए एक चीज समझिए, इन कट्टरपंथियों की पूरी स्क्रिप्ट में ही गड़बड़ी है। ये दिल्ली की तपिश बढ़ाने के लिए ढाका में आग लगा रहे हैं लेकिन जब योगी बाबा गर्मियों में भी शिमला बनाने की बात कर सकते हैं तो ठंड में इनका कैसा इलाज होगा, ये देखने वाली बात होगी। खैर यूनिस के ये चमचे खुद का ही देश जलाकर कैसे इस बात को बाहर आने से रोकना चाहते हैं, ग्राफिक्स के जरिए आपको पूरी डिटेल इस पर दे देते हैं। हादी के नाम पर बांग्लादेश उबल रहा है। राजधानी में सड़कों पर कट्टरपंथी उतरे हुए, हमने आपको तस्वीर दिखाई। कारवा बाजार में अखबार के दफ्तर में घुसे समाचार पत्र प्रथम ओलो को जो दफ्तर है उसका पूरी तरह से इन्होंने तोड़फोड़ करके तहस नहस कर दिया। तोड़फोड़ के बाद दफ्तर को आग के हवाले भी किया। पास के ही डेली स्टार अखबार कार्यालय में भी घुसे, वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। वहां भी तोड़फोड़ की गई और फिर आग लगा दी गई। इस दौरान कई कर्मचारी दफ्तर के अंदर बताया जा रहा है कि फंसे रहे क्योंकि काम चल रहा था। दोनों समाचार पत्र अप्रत्यक्ष रूप से यूनुस के समर्थक थे। ऐसे में यह स्पष्ट नहीं है कि हमला क्यों किया गया। अभी इसको लेकर शक शुबा बना हुआ। अब एक तरफ मोहम्मद यूनुस समाचार पत्रों से डरा हुआ है, पत्रकारों से खौफ खा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ यूनुस के कट्टरपंथी रावलपिंडी से मिल रहे निर्देश पर भारतीय हाई कमीशन के बाहर पहुंच गए। ये जो हम आपको तस्वीर यहां दिखा रहे हैं ये चटगांव की है जहां इन कट्टरपंथियों ने भारतीय हाई कमीशन को घेरने की कोशिश की। देखिए अब एक तरफ कट्टरपंथी
भारतीय हाई कमीशन को घेरने पहुंचे तो जंग की आहट से घबराई बांग्लादेशी सेना इन्हें रोकने के लिए पहुंच गई। बांग्लादेश की सेना जानती है कि अगर भारतीय हाई कमीशन में एक कांच का शीशा भी टूटा तो बॉर्डर पर इतने बम बरसेंगे जिसे बर्दाश्त करना बांग्लादेश के बस की बात नहीं है। হাই কমিশন অফিসের ঠিক সামনে এবং আমরা সেনা সদস্যদের একটি দল এবং তার সাথে তাদের একটি গাড়ি বহরও কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং একই সাথে বাংলাদেশ পুলিশের যেই সদস্যরা রয়েছেন এবং চট্টগ্রামের যেই পুলিশ কমিশনার তিনিও কিন্তু এখন এসে পর্যাপ্ত ব্রিফিং করলেন এবং এটাই হচ্ছে ঠিক। लेकिन इन कट्टरपंथियों ने आज एक सबसे बड़ी भूल कर दी। इन कट्टरपंथियों ने एक हिंदू को अपना निशाना बनाया। ईश निंदा का आरोप लगाकर दीपू चंद्र दास नाम के एक युवक की लिंचिंग कर दी गई। बांग्लादेश के मयमनसिंह जिले में एक हिंदू की हत्या का हिसाब अब ढाका से किया जाएगा। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये लिंचिंग की ही तस्वीर है, जब पेड़ से बांधकर आग के हवाले कर दिया गया। पहले बर्बर तरीके से पीटा गया और उसके बाद आग के हवाले किया गया। और देखिए, कोई बचाने वाला नहीं था, वहां सिर्फ वीडियो बनाने वाले लोग थे जो लगातार अपने फोन का कैमरा ऑन करके वीडियो बना रहे थे। एक तरफ हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ इन कट्टरपंथियों ने बांग्लादेश के जनक का ही घर फूंक दिया है। ये जो हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये शेख मुजीबुर रहमान का घर है जहां इन कट्टरपंथियों ने जिहाद की आग लगा दी। आप तस्वीर देखिए। और देखिए, यूनिस के ये कट्टरपंथी एक बार फिर एक्टिव हो चुके हैं। इससे पहले ये बीते 5 साल में 5 अगस्त को, माफ कीजिएगा, बीते साल 5 अगस्त को एक्टिव हुए थे, जहां इन्होंने पूरे बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन करने के साथ ही मुजीबुर रहमान की प्रतिमा भी तोड़ दी थी, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो शेख हसीना के पिता थे। जबकि सच तो ये है कि वही मुजीबुर रहमान है जिन्हें बांग्लादेश का संस्थापक कहा जाता है। मतलब ये कट्टरपंथी अपने महापुरुषों को भी नहीं छोड़ रहे हैं, बड़े एहसान फरामोश हैं। आप 2 तस्वीरें देखिए, ये 19 दिसंबर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं आज की, और मुजीबुर रहमान की प्रतिमा जब 5 अगस्त को तोड़ी गई थी तब की भी आप तस्वीर देख रहे हैं। जबकि अगर मुजीबुर रहमान नहीं होते तो बांग्लादेश आज भी पाकिस्तान का वो हिस्सा होता जहां किसी का ध्यान नहीं है और गरीबी पल रही है। लेकिन उसी शख्स का जो एक पूरी तरह से उनके महिमा के लिए या उनकी कामों के लिए उनकी प्रतिमा बनाई गई थी, उसे भी इन्होंने जमींदोज कर दिया। पूरी खबर क्या है, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार इस वक्त चल रही है। आप ये जान लीजिए, फरवरी 2026 में यहां आम चुनाव होने और अगस्त 2024 से शेख हसीना का पतन शुरू हुआ था। छात्र आंदोलन से देश में आग भड़की और फिर दंगों की तस्वीर सामने आई। हसीना देश छोड़कर भारत की शरण में आ गई और इस बीच यूनुस ने भारत विरोधी एजेंडे को बढ़ावा दिया। यूनुस चीन और पाकिस्तान के ज्यादा करीबी हैं। हसीना कहती हैं कि 1971 में भारत की मदद का कर्ज है और ये बात यूनुस के समर्थकों को पसंद नहीं आती, और यही वजह है कि मुजीबुर रहमान के घर पर इन्होंने आग लगा दी इन कट्टरपंथियों ने। शेख हसीना मुजीबुर रहमान की बेटी हैं और मुजीबुर रहमान ही थे जिनकी वजह से बांग्लादेश अस्तित्व में आया। अब इस पूरे तमाशे के बाद अपने एसी कमरे में बैठकर मोहम्मद यूनुस शांति की अपील कर रहे हैं। उनका कहना है कि हादी का बदला लिया जाएगा, लेकिन सच तो यह है कि हादी के सहारे मोहम्मद यूनुस अपनी कुर्सी मजबूत करना चाहते हैं, और यह सुझाव उन्हें कहीं और से नहीं बल्कि पाकिस्तान में बैठे बंटी बबली की जोड़ी यानी कि मुल्ला मुनीर और शहबाज से ही मिला है। इस पर आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सुन लीजिए क्या कह रहे हैं यूनुस। আমি দেশের সকল নাগরিকের প্রতি আন্তরিক আহ্বান জানাচ্ছি, আপনারা ধৈর্য ও সংযম বজায় রাখুন। আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোকে পেশাদারিত্বের সঙ্গে তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা করে সুযোগ দিন। রাষ্ট্র আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় সম্পূর্ণরূপে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমি আবারও স্পষ্টভাবে বলতে চাই, ওসমান हादी ছিলেন পরাজিত শক্তি ফ্যাসিস্ট সন্ত্রাসীদের শত্রু। तो सुना आपने बयान, यूनुस का ये बयान स्क्रिप्टेड है और ये स्क्रिप्ट लिखी है रावलपिंडी के मुल्ला मुनीर ने। लेकिन एक सवाल तो आज ये भी उठता है कि दुनिया भर में जेन जी का ब्रेन वॉश करना इतना आसान कैसे हो गया है। बांग्लादेश में भी कट्टरपंथियों की भीड़ बढ़ाने का काम जेन जी ही कर रहे हैं। ये जेन जी भी कट्टरपंथियों के साथ इस हिंसा में शामिल हो रहे हैं।
আপনারা ঢুকেন আপনারা ভারতের ইয়ের মধ্যে ঢুকেন ভাই। और देखिए यही जेनजी इससे पहले नेपाल में भी देखे गए थे, जहां इन लोगों ने नेपाल में कैसे तख्ता पलट किया था, पूरी दुनिया ने वो तस्वीरें देखी। और अब ये जेनजी एक बार फिर से सियासी टूल बने हुए हैं, जहां बांग्लादेश में ब्रेन वॉश कर इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। नेपाल और बांग्लादेश में जैसा पैटर्न दिख रहा है। ये समझा जा सकता है कि आज के वक्त में जेन जी को बरगलाना इतना आसान क्यों हो चुका है, और क्या अब सरकार गिराने के लिए जेन जी मॉडल का इस्तेमाल होने लगा है। एक्सपर्ट से इसकी थ्योरी समझते हैं जरा। बांग्लादेश का जेन जी और नेपाल का जेन जी एक नहीं था। नेपाल के जेन जी के अंदर तो असंतोष पैदा किया गया था, उनके अंदर दिशा नहीं थी, राजनीति की भी समझ नहीं थी, उथल पुथल हुआ और बस एक दिन में जो परिवर्तन होना था हो गया। बांग्लादेश की पूरी योजना पूर्वक थी। बांग्लादेश का जेन जी वो एक जिहादी इस्लामिक विरोध प्रदर्शन था। बांग्लादेश में कट्टर इस्लामिक जिहादियों ने योजनाबद्ध तरीके से पाकिस्तान की आईएसआई और वहाँ के कट्टरपंथियों ने षड्यंत्र पूर्वक बांग्लादेश के कट्टरपंथियों के साथ मिलकर और एक देश में वातावरण बनाया और फिर जो स्थिति पैदा की हमारे सामने अब जो हिंसा हो रही है वो उसी का एक्सटेंशन है। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद ये बात पूरी तरह से दुनिया के सामने आई है कि चीन और पाकिस्तान ने बेगम हसीना की सरकार गिराने में बड़ी भूमिका निभाई। बांग्लादेश के युवाओं को चीन में उच्च शिक्षा के नाम पर पढ़ने के लिए बुलाया गया, उन्हें वहाँ ट्रेंड किया गया, फिर उन्हें वापस बांग्लादेश भेजकर तत्कालीन सरकार के खिलाफ बगावत कराई गई। पाकिस्तान की भी इसमें बड़ी भूमिका है।